नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे एनपीएस और यूपीएस के बारे में। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी के वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब यह टॉपिक जो है सोशल सिक्योरिटी के तहत सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी प्रकार के वो जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो। तो हम लोग इस टॉपिक्स में यह समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा दो तरीके का जो पेंशन स्कीम्स है, एनपीएस और यूपीएस, उसके फीचर्स को समझेंगे ताकि आप अपने लिए एक बेहतर प्लान जो है या बेहतर स्कीम आप जो है अपने लिए सिलेक्ट कर पाए, या आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। जो सर्टेन हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे उसके आधार पर शुरुआत आपको वहां से सभी को इस बात की जानकारी है कि जब 90s के बाद कह सकते हैं कि जो पेंशन का कॉर्पस इतना ज्यादा हो गया कि वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता था सरकार के लिए, यानी बजट पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा था पेंशन के कारण। क्योंकि आपको पता है सरकार ने पूर्व में हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किए, उसके उपरांत हुआ क्या कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ा, यानी जब अधिक समय तक रहेंगे, यानी सपोज किया जाए कि पहले अगर 60 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, वो इंक्रीज होगा, अगर 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो सरकार क्या हो रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग हैं उनको अधिक पेमेंट करना पड़ेगा, अधिक समय तक करना पड़ेगा। अब समय के साथ जब रिटायरमेंट बढ़ा तो उस समय फिर क्या हुआ कि संख्या बहुत ज्यादा हो गया। अब उसके कह सकते हैं उन सब के बीच में सरकार ने 2004 में फर्स्ट टाइम नेशनल पेंशन स्कीम लेके आए, और रिसेंटली जो है वेरियस तरीके के जो भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके द्वारा आप कह सकते हैं कि अपना प्रोटेस्ट वेरियस जो है मीन्स से दिखाया गया, उसके आलोक में फिर जो है गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लेके आया। अब दोनों को समझते हैं, ठीक है। ध्यान यह रखना है कि यूपीएस जो है अभी भी किसी राज्य सरकार के द्वारा जो है अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ये अभी तत्काल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तब भी इसके बारे में देखते हैं कि क्या है एनपीएस। देखिए क्या, जब ये था, जब ये फीचर आया था तो उसके पूर्व का सिस्टम में चेंज हुआ, यानी सरकार इसको मार्केट लिंक फर्स्ट टाइम किया। देखिए पेंशन का सामान्यतः लोग सिक्योरिटी से समझते हैं, जब मार्केट लिंक मतलब जो मार्केट में किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, आपका पैसा है किस कंपनी में लगा आपने लगाया है, आपका चॉइस होगा, और वो अगर शेयर मार्केट में अच्छा किया तो बहुत अच्छा हो सकता है, अगर पुअर परफॉर्मेंस हुआ तो निगेटिव हो सकता है। यानी यहां पर कह सकते हैं कि जो है मार्केट के परफॉर्मेंस पर आपका जो है जो भी कॉर्पस होगा डिपेंड करेगा। तो ये मार्केट लिंक था, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लोग जो है जो भी फाइनेंशियल प्लानर्स है उसको देखते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी करते हैं, उसी तरीके से ये जो डाइवर्सिफाइड जो फंड है उसमें एसआईपी करने जैसा जो है कंपैरिजन जो है किया जाता है। बाकी फीचर्स हम लोग डिटेल से देखते हैं। उसी तरीके से जो है यूपीएस में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनको यह गारंटी दिया गया कि 50% जो एवरेज लास्ट जो 12 मंथ रिटायरमेंट के पहले का होगा उसका बेसिक जो होगा एवरेज करने के बाद, ध्यान रखिएगा बेसिक पे का 50% जो है उनको दिया जाएगा गारंटीड के रूप में, ठीक है। तो ये हुआ, बाकी क्या प्रोन्स कौन से आगे हम लोग जो है देखेंगे। यानी यह हाइब्रिड सिस्टम है ओपीएस और एनपीएस का, ठीक है। ओपीएस में आपको पता है कि 50% रिटायरमेंट के बाद जो है मिलता था, ठीक है। तो और जो है एनपीएस आपको ऊपर चर्चा किया, तो ये दोनों का क्युमुलेटिव है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि दोनों में फीचर में डिफरेंस क्या है, तब फिर हम एक एग्जांपल भी लेंगे, उसके माध्यम से आपको जो है पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एनपीएस जो है 2004 में लागू हुआ, जबकि यूपीएस जो है 2025 में जो है आपका लागू हुआ। देखिए एनपीएस का जो एलिजिबिलिटी है कोई भी सिटीजन ले सकता है, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो, जॉब नहीं कर रहे हैं तो, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो भी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो भी। जबकि यूपीएस जो है अभी तक जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए है।
पेंशन का जो टाइप अगर आप देखिएगा तो मार्केट लिंक्ड है, ठीक है, यानी मार्केट के परफॉर्मेंस से लिंक होगा। जबकि यूपीएस में क्या है कि गारंटेड है कि आपको जो पेंशन का अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो सब 10% जो है बेसिक प्लस डीए का सरकार यानी जब जितना भी सैलरी है, सपोज किया जाए 40,000 सैलरी है और प्लस डीए अगर 10,000 का है, तो उसका आप कह सकते हैं कि 10% जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। जब आपको सैलरी दिया जाएगा तो इतना जो है आपका डिडक्ट होगा। 10% जो भी बेसिक और प्लस डीए जो है, यानी जो महंगाई भत्ता है, दोनों को ऐड करने के बाद उसका जो 10% होगा, यानी 10वां हिस्सा हर मंथ कोई भी जो इंप्लॉय है उनसे वो डिडक्ट होगा। सेम सिस्टम जो है आपका यूपीएस में भी रहेगा, यानी अभी कोई जो जॉब में है उनकी अगर वो स्विच करते हैं यूपीएस में तो उनका डिडक्शन सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पर है, अभी जो एनपीएस में सिस्टम है वहां पर 14% यानी बेसिक 10% आपका जो डिडक्शन हुआ, बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट भी जो है आपका उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन यूपीएस में क्या होगा, 18.5% कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम देखेंगे। देखिए 14% जो है आपका यहां पर होगा 18.5%, ठीक है। अब पेंशन जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपका टोटल जो है कॉर्पस कितना बना, ठीक है। यहां पर लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता, यहां पर है कि 50% जो भी आपका लास्ट 12 मंथ का रहेगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट 12 मंथ का बेसिक का, ठीक है, टोटल सैलरी का नहीं, बेसिक का, ठीक है। यहां यह भी ध्यान रखिएगा जो 18.5% जो है यह एक जो गवर्नमेंट का कॉर्पस है वहां जाता है इसमें, जबकि एनपीएस में वो आपका हर व्यक्ति का अपना अपना कॉर्पस है, उसमें आपका वो जमा होगा। तो ये डिफरेंस आपका रहेगा। मिनिमम कितना आपको मिलेगा इसका कोई जो है सीमा नहीं है। आप देखते होंगे न्यूज में कि कोई ऐसा आया कि किसी को मात्र 5,000 रुपए का पेंशन मिल रहा है, एनपीएस में कि 6,000 का मिल रहा है, तो इस तरीके का यहां मिलेगा। जबकि यूपीएस में मिनिमम जो है 10,000 रुपया का जो है उनका जो है मिनिमम फ्लोर जो है फिक्स किया गया, ठीक है। लमसम अमाउंट यानी जब रिटायर होंगे तो उस समय टोटल कितना पैसा मिलेगा, एक मुश्त। तो इसमें जितना भी आपका कॉर्पस बनेगा एनपीएस में उसका जो है 60% जो है आपको मिल जाएगा एक बार में, और यह इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, नहीं टैक्स फ्री रहेगा। जबकि यहां पर जो लैमसम मिलेगा वो आपको जो आप कह सकते हैं जो आपका सैलरी है उसमें नंबर ऑफ हाफ ईयर, सपोज किया कि किसी व्यक्ति ने 25 साल नौकरी किया तो उसका यानी कि 50 हाफ ईयर होगा, यानी 6 मंथ को 1 हाफ ईयर, ठीक है। तो अब कोई 10 साल नौकरी किया है तो उसका 20 हाफ ईयर होगा, तो यानी वहां 20 से गुना करेंगे। 25 साल नौकरी किया तो 50 से गुना करेंगे, जितना साल नौकरी किया उसका दुगना, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, उसको सैलरी में गुना करके उसके 10वें हिस्से से जो है आपका जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट रिलेटिवली बहुत कम आता है, एग्जांपल से आपको हम दिखाएंगे आगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एनपीएस में क्या होता है ना, जो आपका फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं तो हमेशा यही टेंशन होता है कि जब तक जीवित है उसके बाद फैमिली वाले को क्या मिलेगा। उस हिसाब से अगर सोचे तो फैमिली पेंशन जो है आपका जितना कॉर्पस रहेगा उसके अनुसार इसमें जो है यूपीएस जो सेलेक्ट करेंगे या जो यूपीएस को कह सकते हैं कि चूज करेंगे, उनको जितना पेंशन मिल रहा होगा उसका 60% मिलेगा उनकी वाइफ को, ठीक है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो है वो उस तरीके से परफॉर्म होगा। यहां पर आपका जो डियरनेस जो अलाउंस है उससे आपका लिंक रहेगा, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल आप मार्केट से लेंगे तो समझ सकते हैं मीडियम टू हाई है, यहां पर क्योंकि फिक्स है तो आपको रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है आपका फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, क्यों, देखिए होता क्या है कि अगर एनपीएस है, सपोज कि कोई गवर्नमेंट नौकरी में आप जॉब कर रहे, दूसरे नौकरी में स्विच किए या फिर प्राइवेट में चले गए या प्राइवेट से सरकारी में आ गए, तो आपका पुराना जो एनपीएस का है वो लिंक होता चले, यानी वो कैरी फॉरवर्ड होते चला जाएगा। लेकिन यूपीएस में नहीं है, यूपीएस जो है आप उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं रहता, उसके कारण क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपका उसमें आपका कम रहेगा। तो ये पोर्टेबिलिटी जो है आपका इसमें फुल्ली पोर्टेबल होगा, जबकि इसमें आपका गवर्नमेंट से होगा। जहां ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है तो इसमें जो है आप अपने हिसाब से फंड को चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है यूपीएस में गवर्नमेंट का फॉर्मूला रहेगा, इसमें आप अपने से नहीं कर सकते कि हमको एलआईसी में पैसा लगाना है या फिर जो है हमको एसबीआई में लगाना है
यहां पर आप अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा सकते हैं एनपीएस में, यानी आप अपने हिसाब से जो भी शेयर मार्केट में जो कंपनी जो लिस्टेड है उसको आप जो है चूज कर सकते हैं। तो ये आप इसमें आप ये आपकी इच्छा पर है, जबकि इसमें आपका यूपीएस में गवर्नमेंट का फॉर्मूला है उस पर करना पड़ेगा। मिनिमम सर्विस फॉर इसमें किसी प्रकार का नहीं, आपका जितना कॉर्पस बनेगा, चाहे 2 साल नौकरी की है, 3 साल नौकरी की है या 25 साल की है, जितना आपका कॉर्पस बना है उस हिसाब से आपका प्लान जो है एक्टिव हो जाएगा। यहां पर जो है अगर 50 कम से कम 25 साल होना चाहिए अगर आपको जो है 50% जो है आपको का जो पेंशन का लाभ लेना, तो मिनिमम जो आपका है वो 25 साल जो है आपका होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब क्या है कि हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज कीजिए कि देखिए सामान्यतः अगर आप एक एग्जाम्पल देखिएगा तो उसमें यह लगेगा कि सरकार, इसको एक एग्जाम्पल से देते हैं उसके बाद इस टॉपिक को समझते हैं। आप एक एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। इस पूरे वीडियो के लिए हम लोग जिस एग्जाम्पल को लिए हैं, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति जो है, सपोज किया जाए केस स्टडी हम सुरेश का लिए हैं, ठीक है, 25 साल वो नौकरी किया है और उसका लास्ट बेसिक पे 80,000 है, ठीक है। अब इसी को आधार मानते हुए सारा कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एग्जांपल से क्लैरिटी रहे। अब सपोज किया जाए कि 80,000 अगर किसी को मिल रहा है तो क्या होगा, तो यहां पर एक आपको आप सपोज कीजिए कि यूपीएस अगर वो कह सकते हैं कि उनके द्वारा चूज किया जाता है, तो आपको पता है कि 50% जो है मिल जाएगा, यानी 25 साल मिनिमम जो सेवा था कर लिए हैं तो 40,000 उनको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इनको लमसम अमाउंट बहुत कम मिलेगा। लमसम अमाउंट अगर आप देखिएगा तो मान लिया 80,000 जो है इसको 25 साल मतलब हाफ ईयर से देखे थे, जितना नंबर ऑफ हाफ ईयर्स हुआ तो 50 हाफ ईयर्स हो जाएगा, और उसमें अगर आप 10 उसका 10th हिस्सा ही मिलेगा तो मान के चलिए ये तो मात्र 4 लाख रुपये मिलेगा। यानी आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल नौकरी किया है और उसको जब रिटायर्ड होते जिस समय होंगे तो उसमें मात्र 4 लाख रुपया मिलेगा लमसम अमाउंट। तो किसी के भी दिमाग में आएगा कि उससे अच्छा तो यह होगा कि सरकार एक ही बार में पैसा दे दे वहां पर, जिस तरीके से एनपीएस में क्या है आपको जितना अमाउंट होगा 60% इसी समय मिल जाएगा, तो ये अमाउंट आपको करोड़ से ऊपर होगा। तो उससे अच्छा है कि हम इस पैसा हमको मिल जाए और हम जो है उसको किसी भी मार्केट का, जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें देखिए 8.2% रहता है, उससे अच्छा तो वहां लगा दें, ये दिमाग में आ सकता है। ये कैलकुलेशन भी इस जो है पीडीएफ में हम किए हैं। अब उसी को पहले चर्चा करते हैं कि मान के चलिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होता है उसमें 8.2% पर एनम मिलता है, ठीक है। अब क्या है मैक्सिमम लेकिन सीमा रखा हुआ सरकार के द्वारा कि 30 लाख से अधिक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 2 व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो 60 लाख, यानी 60 लाख रुपए तक का इसमें आपको इन्वेस्ट हो जाएगा। इसमें पेमेंट कैसे होता है, 3 मंथ के आधार पर जो है पेमेंट जो है आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो मिल जाता है। 5 साल के लिए इन्वेस्ट होता है, 3 साल और उसको एक्सटेंड हर बार में किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैकिंग है, यानी सीनियर सिटीजन को भी रिटायरमेंट के बाद मतलब 30 लाख रुपया वो इजीली जो है इस सेविंग्स में, इस जो आपका सीनियर सिटीजन स्कीम में लगा सकते हैं। वाइफ के साथ 60 लाख रुपया आपका इसमें हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर सपोज कीजिए पहला केस यूपीएस का केस देखिए, तो गारंटीड पेंशन यानी कि जो है आपको पर मंथ अगर आप देखिएगा तो 40,000 रुपया तो मिल जाएगा। लमसम उनको कितना मिला, मात्र 4 लाख रुपया मिला, तो ये आपको जो है कम लग रहा होगा। अब आगे इसके देखते हैं कि क्या है। तो टोटल मंथली इनकम इस केस में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 80,000 उसका रिटायरमेंट के समय उसको बेसिक पे था, ध्यान रखिएगा 80,000 अगर उसको बेसिक पे है तो कमोबेश उसका अभी जो मिल रहा होगा वेतन वो कम से कम 1.5 लाख के अराउंड उसको मिल रहा होगा। यानी 1.5 लाख जिसकी सैलरी होगी उसका अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं 80,000 के आसपास बेसिक रहेगा, और तब जाके जो है उनको मात्र 4 लाख रुपया मिलेगा इस समय, लेकिन पर मंथ उनको 40,000 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ यहां निगेटिव ही दिख रहा होगा, लेकिन आगे के स्लाइड में बहुत सारा पॉजिटिव आएगा। वहीं कोई एनपीएस अडॉप्ट कर रहा है उनका क्या होगा, एनपीएस में देखिए क्या होगा कि यह मानते हुए कि मार्केट ने 10% जो है रिटर्न दिया लॉन्ग रन में, जहां भी पैसा इन्वेस्ट हुआ 10% रिटर्न दिया, उस आधार पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग जो है उनको
आपका जो है जो देखिए जितना भी पैसा सपोज किया जाए कि आपको मिलता है, ठीक है, मतलब 1.5 करोड़ रुपया इनका बना, तो 40% का मैंडेटरी है, यानी कि 60 लाख रुपये का पेंशन जो है लेना मैंडेटरी है, उसी को बोलते हैं एन्यूटी। और 90 लाख रुपया जो है उनको मिल जाएगा, 60% उनको मिल जाएगा और 40% का उनको पेंशन जो है आप कह सकते हैं उनको परचेज करना है। तो इससे जो अगर आपको मिलेगा वो लगभग जो है 37,500, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर में हम लोग चर्चा किए कि अगर हम लोग सीनियर सिटीजन में लगा दें 30 लाख रुपया को, तो लगभग 8.2 पर 20,000 आपको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस क्योंकि और भी पैसा जो बचा हुआ है, ठीक है, इसमें तो 30 लाख लगा दिए, बाकी जो 60 लाख 90 लाख रुपया आपको मिला, 90 लाख रुपया में से 30 लाख रुपया आप सीनियर सिटीजन में लगा दिए, 60 लाख रुपया मार्केट के अलग जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एफडी है या अलग जो स्कीम्स है, तो अप्रोक्सीमेट 7.5% हम इसका मान लेते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट है, तो 37,500 इधर से मिल जाएगा। तो इस समय जो है आपको टोटल लगभग 95,500 रुपया जो है पर हैंड आएगा, ठीक है। तो ये एनपीएस में होगा, लेकिन ध्यान क्या देना है कि 10% का मार्केट का रिटर्न हम यहां पर अप्रोक्सीमेट मान के इस कैलकुलेशन को अभी किए। आगे हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा जैसे जैसे जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, जो एनालिस्ट है, जितना जो भी फाइनेंशियल प्लानर है, उनका यह कहना है कि अगर कोई डिसिप्लिन्ड एनपीएस सब्सक्राइबर है, 60% चैनल को अगर सीनियर सिटीजन या अदर सोवरेन जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में लगा दें या एफडी में लगा दें, तो लगभग जो पर मंथ आपको यूपीएस से मिलेगा उससे लगभग 2 से 2.5 गुना आपको पर मंथ मिलेगा। ये पॉजिटिव साइड में अभी तक एनपीएस का दिख रहा है आपको, ठीक है। प्लस इसमें फायदा क्या है कि जो आपका 90 लाख रुपया तो आपको उससे मिल गया, 60 लाख रुपया जो है ये इसी का ब्याज आपको मिल रहा है, तो जब ये 60 लाख भी आपके परिवार को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर है, यानी फैमिली को ये अभी तो सिर्फ आपका ब्याज के रूप में जो कह सकते हैं जो पेंशन है वो मिल रहा है, लेकिन अगर डेथ हो जाता है दोनों का, तो ये फिर जो है आपको 60 लाख रुपया जो है जो जिनके नाम से पेंशन था, तो फिर अगर वो डेथ कर जाते हैं तो 60 लाख रुपए उनके परिवार को मिल जाएगा। तो ये इनहेरिटेंस के रूप में भी है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब ये आपको बहुत बेसिक कंपैरिजन हुआ, ठीक है, जहां पर कि आपको यूपीएस से स्पष्ट रूप से एनपीएस जो है आपको भारी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लमसम अमाउंट आपको कम दिखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपको पर मंथ भी आपको अगर इन हैंड भी देखिएगा तो कम, लेकिन दिक्कत देखिए यहाँ पर क्रक्स इश्यूज कहां पर है, इसको हम लोग धीरे धीरे से चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या है कि यहां पर सपोज किया जाए कि पेंशन या 20 साल का अगर कंपेरिजन करें, तो आपको अगर एनपीएस वाले रास्ते में अगर आप देखिएगा तो 90 लाख, इसमें जो है 96 लाख, लेकिन इसमें क्या है सीनियर सिटीजन प्लस सोवरेन इन्वेस्टमेंट स्कीम से लगभग इतना पैसा आपको मिल जाएगा। आपका जो 90 लाख जो था वो आपका इंटैक्ट है, प्लस जो है फैमिली जो आपका आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस है वो भी 90 लाख से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लगभग 20 साल का अगर आप देखिएगा तो आपका लगभग 3 करोड़ 20 लाख के आसपास मिलेगा, जबकि यूपीएस में आपको किसी भी आप तो पैसा आप इन्वेस्ट किए नहीं तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, पेंशन जो है जैसे ही डेथ होता है तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा, यानी टोटल 96 लाख रुपया के अप्रोक्सीमेट जो है आपको यहां पर देखने को। अब इसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो किस बात को बताते हैं, वो कहते हैं कि यूपीएस उनके लिए स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। अब देखिए होता कि जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप ध्यान देखिए कि जो 60 लाख रुपया का हिसाब से अप्रोक्सीमेट जो भी आप पेंशन प्लान लीजिएगा लगभग 5.5 से 6.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट उस अनुसार से आपका प्लान बनेगा। लेकिन ये किसी भी जो अभी इस समय सपोज किया जाए कि पैसा 30,000 या 37,000 दिख रहा है, लेकिन 15 से 20 साल के बाद हो सकता है इसका जो रियल प्राइस वैल्यू हो 15,000 ही हो, यानी जब आप रिटायर कर रहे हैं तो जो फिक्स होके आया जितना 40% जो आपका अमाउंट था 60 लाख, जैसे ऊपर के एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो 60 लाख का जो आपका पेंशन फिक्स होगा वो आजीवन उतना ही पैसा मिलते रहेगा, यानी 60 साल के एज में जो मेरा पैसा सपोज के 30,000 रुपया मेरा फिक्स हुआ,
तो ये उस समय तो ठीक लगेगा, लेकिन 15-20 साल के बाद ये मेरे हमको कुछ नहीं लगेगा। तो यानी इन्फ्लेशन से आपका किसी भी प्रकार से प्रोटेक्शन यहां नहीं दिखेगा। जबकि उस यूपीएस में क्या, सपोज के यहाँ 40,000 उनको मिल रहा है, लेकिन अगले हर जैसे ही साल में 2 बार चेंज होता है डीए, तो उनको वो बढ़ते हुए, यानी यहाँ क्या है कि 40,000 दिख रहा है, लेकिन अगले साल उनको उससे ज्यादा मिलेगा। तो ये जो चीज है आपका वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर एडवांटेज जो है आपको देखने को यहां पर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। दूसरा जो आपको ये दिखेगा कि लॉन्गेविटी, सपोज किया जाए कि कोई व्यक्ति जो है कितने समय तक रहेंगे, उसके अनुसार भी चीजें जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप किसी 60 साल में रिटायर किए, 70 में अगर सपोज किया किन्हीं का डेथ होगा तो एनपीएस बेहतर दिखेगा। लेकिन अगर 30 साल देखिएगा आप, 85 या 90, यानी 20-25 साल के बाद आपको, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि उनको डीए का लाभ मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस का आपको लाभ मिल रहा है, वहां पर नहीं मिल रहा। तो ये लॉन्ग समय में जाते जाते आपको यूपीए जो है बेहतर दिखेगा। यानी कि जो इन्फ्लेशन को अगर आप ध्यान रखिए प्लस लॉन्गेविटी को ध्यान रखिए तो आपको टिल्ट दिखेगा, यूपीएस बेहतर प्लान दिखेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं और थोड़े से माइन्यूटली चीजों को देखते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है एनपीएस के बारे में, उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक्सपर्ट का है वो है एन्यूटी जो रिटायरमेंट है, यानी जो पैसा जो कॉर्पस बना उसका 40% जो आप कह सकते हैं कि जो जमा होता है 40% पर उनको लेना पड़ता है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो उसमें होता क्या है कि आपको जो भी कंपनी है वो लगभग 5.5 से 6.5% देगा, जबकि वही पैसा इन हैंड अगर मिल जाता, वो जितना भी पैसा अगर सीनियर सिटीजन स्कीम जैसे या मार्केट के अन्य स्कीम में लगा जाएगा तो लगभग 8% से ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इसके ये क्या होता है कि रिसर्चर ये बताते हैं कि इसके कारण जो है आपका, आप कह सकते हैं कि उसका जो कॉस्ट है वो लगभग आप कह सकते हैं 1 लाख या 1 लाख से अधिक है पर साल, ठीक है। तो ये एक जो है डिमेरिट यहां पर है कि जो आपका कॉर्पस जो मिलना है वो अगर जो रिटायर किए अगर रिटायरी को मिल जाता है तो वो अलग बेहतर स्कीम्स में उसको लगा सकते थे। तो यहां पर कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्सर के रूप में है। तो ये एक निगेटिव जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है। दूसरा क्या है, एक एन्यूटी इनकम टैक्स भी है, यह भी जो है ओवरलुक चीज रह जाता है। देखिए, जब आप रिटायर किए, सपोज किया 1.5 करोड़ मिला था ऊपर के केस में जैसा देख, तो 90 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन जो आपका 60 लाख के रूप में जो आपको पेंशन जो मिलेगा पर मंथ, वो आपका मंथली इनकम के रूप में दिखेगा, वो आपका जो है टैक्स उस पर लगेगा। यानी अगर किसी की आप समझ सकते हैं कि किसी का अगर जो स्पेशली जिनका इनकम ज्यादा होगा, सैलरी ज्यादा रहेगा, तो वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि उनका 20 से 30% जो है हायर टैक्स ब्रैकेट में उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये वहां पर आपको जो है नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इनकम है वो टैक्सेबल है, जो पेंशन जो 40% से आपको पर मंथ मिलेगा। तो ये भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोगों का है कि देखिए, पैसे का जरूरत हर व्यक्ति को अलग अलग समय पड़ता है। किसी को रिटायरमेंट के पहले हो सकता है, कोई मेडिकल जो है इमरजेंसी हो, या बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा हो, या घर लेना हो। तो यहां पर क्या लिमिटेशन है एनपीएस में, जितना भी आपका लमसम है मात्र उसका 20% का ही जो है विड्रॉल अलाउ है। तो ये है कि आदमी को जब जरूरत रहा तो आप कह सकते हैं कि उस समय उनको उस हिसाब से पैसा, बच्चे का अब जिस समय बच्चे के पढ़ने का अगर एज है उसमें पैसा नहीं मिलेगा तो यूज नहीं कर पाएगा, मेडिकल होगा तो वो तो बाद में तो आप उसको नहीं कर सकते। तो ये है अपना पैसा रहते हुए भी उसको आप उस समय यूज नहीं कर पाते। तो ये एक यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल जो है एनपीएस के निगेटिव में जाता है, ठीक है। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न जो आपका है रिस्क। इसमें क्या कहते हैं, इसमें यह कहा जाता है कि सपोज किया जाए कि जैसे कि 2008 में मार्केट किस तरीके से क्रैश किया था, इसमें यह कहता है सपोज के ये आपका तो कोई तरीके का डिफेंस नहीं हुआ। सपोज किया जाए कि कोई भी इंप्लॉय अगर 2008 में रिटायर करते तो उस समय जब मार्केट डाउन रहेगा जिस साल में, जैसे सपोज किया जाए कि अभी अगर कोई व्यक्ति जो एनपीएस में होंगे, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मार्केट डाउन है, जबकि 2 साल पहले मार्केट आपको पता अप था।
तो उस समय जो है आपका जो है बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां तक सपोज के जो अभी हम लोग 1.5 करोड़ कैलकुलेट कर रहे थे ऊपर के केस में, वो हो सकता है मात्र 90 लाख ही मिले। यानी कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 30 to 50% जो है जितना प्रोजेक्ट के उससे कम मिल सकता है। यानी जिस साल आप जो है एनपीएस सब्सक्राइबर रिटर्न कर सकते हैं, रिटायर करेंगे, उस समय मार्केट कैसा रहेगा वो उस पर बहुत कुछ उनका डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो यह एक कह सकते हैं एनपीएस में जो है मेजर एक जो है आपको डिमेरिट्स कह सकते हैं या फिर शॉर्टकमिंग जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो 14% गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है या तो 10% करता है या कहीं कहीं पर जो है 100% जो एम्प्लॉयर है वो खुद करते हैं। तो ये यहाँ पर एक निगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा एक बेनिफिट होता था एनपीएस में 1.5 लाख रुपया के अलावा भी 50,000 का जो है उनको आप कह सकते हैं कि 80CCD 1B के तहत जो है उनको डिडक्शन का जो है परमिशन था। अभी नया टैक्स रिजिम जो आया उसमें इस चीज को हटा दिया गया। यानी अगर 50,000 पूर्व के समय में 1.5 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, तो उतना आप कह सकते हैं, देखिए समझिए, टोटल जितना ग्रोस सैलरी अगर किसी का रहता है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले होता था जिसमें कि आपको 1.5 लाख होता था। इसके अलावा भी 50,000 का अलाउ होता था अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट किए, तो यानी वो 2 लाख तक जो है हो जाता था, ताकि वो टैक्सेबल इनकम जो है कम हो जाता था। अभी क्या है, नए टैक्स रिजिम में इस प्रावधान को हटा दिया गया। यानी अभी आप जो है एक एनपीएस का जो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव में से था, उसका अभी वर्तमान समय में नए टैक्स रिजिम में लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि जो फंड मैनेजर सिलेक्शन, यानी जब रिटायर्ड जो आप कह सकते हैं कि अब जो भी एनपीएस का है, अब सारे जो जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में है, सबको नहीं पता होता कि कौन सा जो है बॉन्ड अच्छा परफॉर्म करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है, इक्विटी क्या है, किसके परफॉर्मेंस क्या है। तो ये क्या होता है कि जनरली अब एनपीएस क्या जो भी है, सपोज कि कोई जॉब में आते हैं तो देखिएगा एनपीएस में, अब जो गवर्नमेंट जॉब में उनके पास तो मजबूरी है कि वो उनको तो ये लेना है, एनपीएस ही है। तो अब क्या होता है ना, तो एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है। डिफॉल्ट सेटिंग में होता क्या है, मोस्टली जो है जो एकदम सेफ कह सकते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से मोस्टली है उन्हीं में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है। जबकि बहुत ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं शेयर मार्केट में आप कह सकते हैं कंपनी है जो बेहतर जिसका परफॉर्मेंस रहा, तो जानकारी नहीं रहने के कारण डिफॉल्ट सेटिंग में ही निकल जाता। बहुत सारे लोग जो जॉब में आए अगर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का अच्छा से पता नहीं है, तो जो है पता चलेगा कि सेम ही एक ही साल नौकरी में ज्वाइन किए, एक ही पद पर जीवन में रहे, एक व्यक्ति अगर अच्छे से इसको अगर यूज कर लिया फाइनेंशियल लिटरेसी, तो हो सकता है कि 13-14% का लाभ उसको मिल गया, और एक व्यक्ति जो नहीं रहा हो सकता है 8 से 9% रह जाएगा। तो ह्यूज आप कह सकते हैं लंबे समय में इसका बहुत गैप दिखेगा। तो अगर कोई जो एनपीएस के हैं जो भी सब्सक्राइबर है उनका अपना नॉलेज बेस जो है बहुत मैटर करेगा इस अपने जो है फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो या इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी बेहतर है तो वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये सर्टेन हम लोग जो है देखें। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं यूपीएस के बारे में कि यूपीएस किस तरीके का है, ऑब्जर्वेशन उसके बारे में क्या है, एक्सपर्ट का व्यू। अब देखिए यहां पर क्या है कि हम लोग देखे ऊपर के एग्जांपल में कि अगर कोई 25 साल नौकरी किया, 80,000 बेसिक पे पर रिटायर करा, तब भी मात्र 4 लाख रुपया उनको मिल रहा है। तो जबकि उसी समय आप देख सकते हैं कि एनपीएस सब्सक्राइबर को बहुत अधिक जो है अमाउंट मिल रहा है। तो ये जो है आपका एक जो है आपका कह सकते हैं लमसम जो है उसमें बहुत कम मिलता है, ये है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, एक है कि आपको अगर यूपीएस के तहत अगर किसी भी प्रकार का लाभ लेना तो मिनिमम 10 इयर्स का आपको सर्विस होना चाहिए। 2 तरीके का कंडीशन आपको देखने को मिला, अगर 50% का लाभ उनको मिलना तो कम पेंशन का तो 25 साल नौकरी, और किसी भी प्रकार का यूपीएस स्कीम का कोई भी लाभ आपको तभी मिलेगा जब कम से कम 10 साल नौकरी कर ले। तो ये जो है अगर किसी कारण वो रिजाइन करता है या हेल्थ रीजन के कारण या सडन डेथ हो जाता तो उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर जो है एक आपका सब एनपीएस में क्या होता था कि जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ था उस समय तक वो उनको मिल जाता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। 50% जब सुनते हैं तो लगता है कि जितना हम लास्ट मंथ में जितना मेरा सैलरी मिल रहा होगा उसका 50%। तो हम आपको बताया कि अगर किसी का 1 लाख रुपया सैलरी होगा
तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि उसका 60,000 के अप्रोक्स जो है उनका बेसिक रहेगा। तो 50% यानी 30,000। तो कहने का मीनिंग है कि अब ऐसे सामान्यतः लोग अगर नहीं अच्छे से समझे 50,000 समझ ले, अब मिलेगा 30,000। तो यानी कि उनको जितना वो सोच रहे हैं उससे उनको जो है बहुत ही कम जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है चीज है आपको लगभग 50,000 आप इमेजिन कर आपको मिला 30,000, यानी 40,000 आप जितना प्लान किया उससे कम मिला। तो ये भी एक जो है नेगेटिव मैसेज। ध्यान रखना है 50% ऑफ बेसिक, इसमें जो एचआरए है या अलग तरीके के जो अलाउंसेस है वो आपका काउंट नहीं होंगे, चाहे एचआरए है, टीए है या अदर अलाउंसेस, वो आपका काउंट जो है नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो आपका ये कहा जाता है एक बेनिफिट या स्कीम सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिस्क, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या कहता है कि जो है अब क्या होता है कि अलग अलग जो समय के हिसाब से कह सकते हैं कि प्लान आते रहता है। तो ये जो आपका पेंशन स्कीम है इसको किसी भी प्रकार का स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बैंकिंग नहीं है, यानी भविष्य में अगर सरकार को लगता है तो वो फिर बहुत आसानी से इसको जो है चेंज कर सकता है। तो ये भी एक है। दूसरा क्या होता है कि फैमिली पेंशन की जहां हम बात करते हैं, सपोज किया जाए कि यहां पर हम लोग यह देखेंगे कि अगर हस्बैंड जॉब में है या वाइफ जॉब में है तो उनको जितना ऊपर के एग्जांपल में जैसे सुरेश का हम लोग लिए थे तो मान लीजिए 40,000 उनको मिल रहा था। उसके बाद अगर वाइफ को अगर हस्बैंड का डेथ हो गया या वाइफ का डेथ हो गया, जो भी जॉब में होंगे, तो उन पर जो डिपेंडेंट होंगे उनको तो 60% मिलेगा, यानी कि 24,000 रुपया उनको मिलने लगेगा। लेकिन अगर उनका भी डेथ हो गया तो किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखेगा तो आपको लगेगा कि जो उन पर बच्चे हैं उनको तो किसी भी प्रकार का मेजर बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये चीज जो है आपको देखने को यहाँ यूपीएस में मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से कैरियर मोबिलिटी, जैसा कि हम लोग ऊपर भी चर्चा किए थे कि कोई यूपीएस के तहत जो है अगर वो जॉब स्विच करते हैं तो उनको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में तब तो ठीक है, लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सपोज के कोई एसएससी से जॉब करके जो है सीजीएल से जॉब करके कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और यूपीएस में है, और वो फिर जॉब आप कह सकते हैं बीपीएससी के थ्रू आ गए, वो एसडीएम में आ गए या डीएसपी में आ गए, तो उसको लाभ यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर रहते थे अब यहाँ आते थे तो उनका जो वहां का एनपीएस का लाभ था वो कैरी फॉरवर्ड होता था यहाँ पर, यानी उनको उसका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता था। तो अब कैरियर मोबिलिटी में एक रिस्ट्रिक्शन ये बनेगा क्योंकि उस तरीके से कह सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी नहीं है। तो ये यहाँ पर एक है। उसी तरीके से अब क्या है, डियरनेस अलाउड एडजस्टमेंट टाइमिंग, इसमें यह कहा जाता है कि ये एक जो है आपका बेनिफिट है। इसमें वहां पर हम लोग क्या देखे थे, एनपीएस में हम लोग क्या देखे थे कि जो फिक्स हो गया पैसा 40 पर जितना भी उनका कॉर्पस बना, अब वो हर मंथ उतना ही मिलेगा, चाहे 10 साल बाद भी उनको वही राशि मिलता रहेगा। तो समय के साथ उसका जो रियल वैल्यू है वो कम होगा, लेकिन यहां पर रियल वैल्यू अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इनको जो है डियरनेस अलाउंस के हिसाब से जो है आपको रिवाइज किया जाएगा। तो ये जो है आपका पॉजिटिव में रहेगा यूपीएस का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं उसके बारे में डिटेल्ड, हम लोग अगर उसको और थोड़ा सा देखें तो अब देखिए एक एग्जांपल जो 25 साल का है, जो ज्वाइन किया गवर्नमेंट सर्विस, बेसिक पे 35,000 रुपया है, कॉम्बाइंड कंट्रीब्यूशन जो 10% उसका अपना हो गया, एम्प्लॉय का 14% गवर्नमेंट का हो गया, तो पर मंथ 8400 हो रहा है 35 साल की सेवा को मानते हुए। अब इसको सेवा को अगर आप मानते हुए एनुअल रिटर्न आप मान सकते हैं, एक केस में 8%, एक में 10%, एक में 12%, एक में आपका जो है हिस्टोरिकली जो अभी तक हुआ है जब से एनपीएस है लगभग 10.5% के हिसाब से। तो आप देखिएगा टोटल कॉर्पस अगर देखिए 1.87 बनेगा, 3.12 बनेगा, 12% अगर मिलेगा तो देखिए कितना हो गया, 5 करोड़ से ऊपर हो गया। हिस्टोरिकली देखिएगा 10% के आसपास तो 3.4, 60% उनको लमसम मिल जाएगा। सपोज किया कि अभी जो 35,000 का बेसिक पेपर अगर कोई ज्वाइन करता है तो जब वो रिटायर होते रहेगा तो उसमें लमसम 1 करोड़ के आसपास मिल जाएगा। अगर रिटर्न 8% है उसी हिसाब से 1.87 मिल जाएगा अगर 10% है, 3.17 करोड़ मिल जाएगा अगर 12% है आपका। अगर जो अब ऑन एन एवरेज जो चल रहा है उस हिसाब से 2 करोड़ से ऊपर मिल जाएगा। ये आपका ये तो लमसम अमाउंट होगा। मंथली कितना मिलेगा, 2.8 लाख मिल जाएगा आपको जो है पर ईयर। उसी तरीके से 4.7 लाख पर ईयर,
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट से लिंक है, और वेरियस सिनेरियो के हिसाब से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग सेम एम्प्लॉय का हम लोग जो है आपका जो है ये करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए, यह मानते हुए कि उसका जो सैलरी है लगभग 3% प्लस 6% से अगर वो बढ़ रहा है उसको, तो यहां आप देखिएगा बेसिक पे अगर 35 जो है रिटायरमेंट के समय हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। यूपीएस मंथली जो है आपका पेंशन जितना बनेगा, ठीक है, ये हम लोग जो है यूपीएस एनुअल पेंशन ये कैलकुलेट हम लोग किए, यूपीएस लमसम कितना मिलेगा, एनपीएस लमसम आपका कितना मिलेगा। तो ये हम लोग जो इस कैलकुलेशन को हम लोग देख रहे हैं, यानी आपको देखिए कि पर मंथ जो है आपका जो है 2,00,000 जो है 69,000 जो है पर मंथ के हिसाब से आपका जो है यहाँ पर निकलता है। यूपीएस अगर मंथली पेंशन की बात कीजिएगा तो 1,34,500 मिलेगा। यूपीएस अगर एनुअल पेंशन की बात कीजिएगा तो 16 लाख के आसपास। यूपीएस लमसम की बात कीजिएगा तो 18.8 लाख। एनपीएस लमसम की अगर बात हम लोग करते हैं, एक बार में अगर बात करेंगे तो टोटल आपको 1.87 करोड़ जो है आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग किस हिसाब से देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं आपका लमसम जो अमाउंट है, यानी जब 18 से 19 लाख रुपया ही मात्र उसको मिलेगा अगर रिटायर करेगा लमसम में। जबकि यहां पर हम लोग देखेंगे एनपीएस में कितना मिल रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेट जो है 2 करोड़ के आसपास। तो ऊपर में भी हम लोग चर्चा किए थे कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो लमसम में तो आपका एनपीएस में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से इन्फ्लेशन जो एडजस्ट करके भी एक जो है यहाँ पर सीट जो है हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं कि किस तरीके से जो है आपका 2025 में अगर रिटायर होता है तो 2030 में, 35 में, 40 में, 2045 में। ठीक है, इन्फ्लेशन 6%, 6%, 6% के हिसाब से। तो रियल परचेजिंग पावर जो 40,000 जो उसमें मिल रहा है उसका कैसे समय के हिसाब से देखिए कि 15 साल में आपका जिसमें अभी 40,000 जो दिख रहा वो एक्चुअली में उसका उतना ही वैल्यू रह जाएगा जो वर्तमान समय में 12,500 रुपया के अप्रोक्सीमेट है। तो ये देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से बढ़ा, जबकि यूपीएस में आपका जो 40,000 जो मिल रहा था 45 में किस तरीके से जाके आपको 98,000 रुपया अप्रोक्सीमेट मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपको स्पष्ट समझने के लिए कि रियल परचेजिंग पावर जो है आपका इधर आपका घटते चला जाएगा, इधर जो है इन्फ्लेशन से आपका एडजस्ट है तो वो आपको ज्यादा आपको जो है मिलेगा। तो ये चीज आपको यहां देखना पड़ेगा। अब उसी में है, डिपेंड करता है हर व्यक्ति कौन किनकी लॉन्गेविटी कितना है, किनको पैसा जीवन के किस स्टेज में चाहिए, कौन किसके घर में एक आदमी वर्किंग है, किसके घर में 2 आदमी वर्किंग है। तो ये सारा कैलकुलेशन समझने के बाद आप जो है अपना उस पर निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो है आपका बेहतर है। अब देखिए, इसमें जो रिसर्चर हैं वह भी कहते हैं कि जो डीआर से जो लिंकेज होता है ना ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये आपका जो एनपीएस है उसके तुलनात्मक। साथ ही इसमें कहता है कि एनपीएस जो है उसमें अगर वो डिसिप्लिन नहीं है एनपीएस के सब्सक्राइबर, यानी 90 लाख रुपया मिला और उसका वो इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, या शादी में खर्च कर दिए, मेडिकल में कहीं खर्च कर दिए, पर किसी रिलेटिव्स को जो है मांगे उसमें दे दिया, वो पैसा वापस नहीं हुआ, तो ये सारा रिस्क जो है आपका एनपीएस में रहेगा। जबकि इस वाले केस में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपका जो मिनिमम 50% है प्लस डीए के हिसाब से आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा उसके टैक्स के हिसाब से जो चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं। ये जो है हम लोग आपको शॉर्ट में बताए थे वही चीज यहां पर है कि किस तरीके से पहले 50,000 जो है एक्स्ट्रा मिलता था 80CCD 1B में, अब वो जो चीज है वो आपका अवेलेबल आपका जो है नए टैक्स रिजिम में नहीं है। बाकी हम लोग चर्चा किए हैं कि 40% जो है आपका रिटायरमेंट के समय रहता है वो आपका जो है टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, रेगुलर इनकम जो रहेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ये सेम जो है आपका फिर से है। ठीक है, अब इस चीज को भी हम लोग जो है यहां एक दिखाए हैं कि किस तरीके से जो कंपनी होता है वो 5.56% से 6.5 के आसपास, यानी जो 40% जो जितना कॉर्पस है उस पर जिस पर हम लोगों को इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पेंशन है इसके हिसाब से कैलकुलेशन है कि पर मंथ आपको 27,000 के आसपास, जबकि 8.2 तो 41,000। तो किस तरीके से एनुअल डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो 1 लाख से डिपेंडिंग अपॉन जो है 1.5 लाख के आसपास आपका होगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस में करेंगे
4% के हिसाब से आपको इतना मिलेगा। आरबीआई का फ्लोटिंग बॉन्ड में कीजिएगा तो इतना पैसा मिलेगा। तो पर ईयर आपको कितने पैसे का कह सकते हैं ज्यादा मिल सकता था अगर जो सरकार जो 40% जो वेरियस जो इंश्योरेंस कंपनी है वहां जो इन्वेस्ट होता है वो अगर जो रिटायर किया अगर उनको मिल जाता, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में लगाते या आरबीआई के बॉन्ड में लगाते, तो देखिए पर मंथ जो है आपका अलग अलग स्कीम्स का किसी में मतलब अप्रोक्सीमेट मान के चलिए जो है 60-70 हजार से लाख रुपया के बीच का आपको ज्यादा एडवांटेज जो है इसमें मिल सकता था। तो ये जो है आपका जो फाइनेंशियल जो एडवाइजर जो है इसमें ये चीज जो है आपका कहते हैं कि जो है 20 साल के अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाएगा तो टोटल 18 से लगभग 30 लाख रुपए का जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नुकसान होता है अगर वो पैसा डायरेक्ट नहीं मिलता है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका है। और साथ ही जो फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं, देखिए जो एनपीएस में जो रिटायर करते हैं उसके पास 2-3 तरीके का ऑप्शन होता है। एक होता है कि आप पर मंथ अगर अधिक पैसा चाहते हो तो वो प्लान होता है। दूसरा होता है कि पर मंथ हमको एक सर्टेन बीच का एवरेज रहेगा उतना मिलेगा, लेकिन हम मेरा जितना 40% जो पैसा है वो हमको मेरे परिवार को वापस मिल जाएगा। तो ज्यादातर जो एडवाइजर होते हैं वो लाइफ विथ रिटर्न ऑफ जो परचेज प्राइस है, यानी कि जो आपका 60 लाख रुपया का जो बन रहा है पर मंथ वो वापस मिल जाए, उस प्लान को जो है प्रेफरेंस देने की बात जो है किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है पर मंथ जो अधिक मिलेगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से जो एक्सपर्ट रहते हैं उसको वो नहीं ये करते। अब ये भी देखिए इसमें जो है ये हमको एन्युटी प्लान कंपैरिजन, एक होता है लाइफ एन्युटी, इसमें सबसे आपको अधिक पैसा मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो ये है। दूसरा है कि आपको इसमें लाइफ प्लस रिटर्न ऑफ परचेज, तो इसमें क्या होता है कि आपको अभी तो पैसा कम मिलेगा लेकिन पैसा आपका जो 60 लाख रुपए जो चर्चा किए थे आपका वो आपको वापस मिलेगा। इसमें जो है आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पर मंथ तो आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन पैसा यहाँ वापस नहीं मिला जाएगा, जो है जनरली रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से लाइफ प्लस रिटर्न ये सबसे अधिक रिकमेंडेड है कि आपको जो है 25,000 रुपया अभी के केस के हिसाब से, वो तो कॉर्पस जितना रहेगा उस हिसाब से आपका बनेगा, लेकिन आपका जो 40% है इस जो हम लोग एग्जांपल लिए सुरेश का उसका 60 लाख रुपया यहाँ वापस हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट लाइफ अगर दोनों लोग वर्किंग है, ठीक है, तो उसे को इसमें सलाह दिया जाता है कि आप जो है स्पाउस अगर आप पर डिपेंडेंट नहीं है तब आप इस प्लान को ले सकते हैं, ज्वाइंट लाइफ जो प्लान है। ठीक है, लाइफ विथ 10 ईयर गारंटी। ठीक है, इसमें जो है अगर 10 ईयर जो है पेड होता है, अगर जल्दी डेथ हो जाता है तब भी। तो ये आपका सिचुएशनल है कि किस तरीके का स्थिति बताओ। तो जनरली ये वाला प्लान जो है सबसे मोस्ट जो है कह सकते हैं रिकमेंडेड रहता है कि जिसमें सर्टेन जो आपको पर मंथ मिलेगा, ऑल्दो इसमें जो लाइफ एन्युटी है इससे कम मिलेगा, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है कि फैमिली को पूरा पैसा जो है वो आपका मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग अब हम लोग देखते हैं कि जो है अलग अलग केस के में भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है सपोज किया जाए कि एज पर भी तो डिपेंड करता है कि कौन से व्यक्ति किस एज में डेथ हो गया, किस उनका करने, तो सर्टेन हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से चर्चा किया। जैसे सपोज किया जाए कि कोई 62 साल में जो है पासे से हुई यानी डेथ हो गया, 2 साल मात्र पोस्ट रिटायरमेंट हुआ, तो ऊपर का एग्जांपल जो हम लोग जो सुरेश का एग्जांपल लिए हैं उस हिसाब से अगर देखेगा तो उनको 1.7 करोड़ लमसम मिल जाएगा। ठीक है, और जो अगर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज जो प्राइस हम जैसा ऊपर में चर्चा किए वो अगर करेंगे तो जो 60 लाख रुपए जैसे कि ऊपर में था, ठीक है, तो वो भी उनको मिल जाएगा, टोटल लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो है ये उस समय का है अगर 2 साल में। उसी तरीके से अगर यूपीएस अगर उनका रहेगा तो 40,000 रुपया से उनका स्टार्ट हुआ सुरेश का, 24,000 रुपया जो है उनको मिल जाएगा। लमसम मात्र कितना था, 4 लाख के अप्रोक्स हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये अगले 20 साल में जो है आपका कैलकुलेट करके इतना हो जाता है, तो ग्रांड टोटल अगर देखिएगा तो लगभग 65 लाख के आसपास उनको मिलेगा। तो यहां पर जो है एनपीएस इस केस में आपको बेहतर दिखेगा फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए अगर अर्ली डेथ हो जाता है तो। उसी तरीके से सब्सक्राइबर अगर जो है अगर 90 साल में तक जीते हैं, यानी 30 साल रिटायरमेंट के बाद 30 साल अगर वो जीते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि 90 लाख रुपया तो उनको मिल गया। ठीक है, लेकिन 30 साल के बीच में वो उनके मेडिकल का एक्सपेंसेस होगा या अन्य तरीके का फैमिली नीड्स होगा, इन्फ्लेशन होगा,
तो इसमें क्या है ना कि आपको इस पैसे को, क्योंकि उसके आगे फिर आपका बढ़ेगा नहीं, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्लस जो है आप उसको किस तरीके से उस पैसा से अधिक पैसा बनाए वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहां अगर 30 साल जिए या 40 साल जिए 50 साल जिए, डीए के हिसाब से पैसा आपका मिलते रहेगा, ठीक है। यानी वो समय के हिसाब से अगर 1.2 लाख हुआ तो वो सरकार आपको जो है वो चीज पे करते रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई कुछ नहीं भी मैनेज करेगा यहाँ पे, तो भी आप कह सकते हैं कि इतना कॉर्पस लगभग 2.5 से 3 करोड़ तक उनको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर लंबे समय में है, अगर कह सकते हैं कि लॉन्गेविटी अधिक है, तो यहां पर यूपीएस आपको बेहतर रिजल्ट मतलब दिखेगा। मार्केट रिस्क एट रिटायरमेंट, आप देखिए कि जिस साल आप कोई रिटायर कर रहा है उसी साल अगर किसी प्रकार का ग्लोबल क्राइसिस आ गया यानी मार्केट डाउन है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आप डिपेंड करेगा, जैसे कि 2008 में 50 से 55% शेयर का हो गया, तो लगभग जो 1.5 करोड़ रुपया सुरेश को मिला था वो 75-80 लाख में खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा निगेटिव है। यूपीएस में ऐसा कोई कुछ लेना देना नहीं है, जितना 50% था वो बेसिक का वो उनको मिलते रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आपको बेहतर जो है प्रोटेक्शन देता है, मार्केट कैसा भी हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से सब्सक्राइबर अगर डिसमिस हो जाता है नौकरी में, यहां देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर एनपीएस में अगर कोई नौकरी के 10वां साल में डिसमिस होगा किसी भी कारण से, ठीक है, अलग अलग तरीके का जो है जॉब में कह सकते हैं चैलेंजेस रहता है, तो अगर किसी का सेवा से डिसमिस हो गया तो 10 साल में अगर डिसमिस हो गया तो एनपीएस में उनका जितना कॉर्पस बनता था उस हिसाब से साला प्राण उनको मिल जाएगा। यूपीएस में जो है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई किसी का कह सकते हैं टर्मिनेट किए जाते हैं सेवा से, यूपीएस के तहत है, तो उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को जो है पूरा जो कहते हैं पेंशन का जो है फॉरफीचर होगा इसमें। तो ये एक मेजर है कि वो अगर किसी का किस्मत खराब रहा या उस तरीके से, तो यहां पर आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक जो है यहां पर आपको है, तो एनपीएस यहां पर बेहतर आपको लगेगा अगर भी जो है एडवर्स अगर सर्विस सिनारियो अगर होता है किसी का, तो ठीक है। तो ये हम लोग जो है प्लस अब साथ में बिहेवियर, ये सिर्फ पैसे की बात तो है ना, बिहेवियर पर भी बहुत सारा चीज जो है डिपेंड करता है। तो उसके सर्टेन जो है हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कहना रहता है जो नोबेल कह सकते हैं एक लॉरिएट है, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसा से अधिक जो है सर्टेनिटी को जो है प्रीफर करते हैं, और ये जो है एक रेशनल बिहेवियर है, नॉट इरेशनल है। तो ये उनका कहना है कि अगर कम भी पैसा मिलता है और 40,000 किसी को मिल रहा है लेकिन अनिश्चितता वाला 1,20,000 रुपया है, तो ये उसको प्रीफर करने का आदमी का जो बिहेवियर है वो उस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज में यूपीएस क्या होता है कि जो रिटायरमेंट को लेकर जो कह सकते हैं एंग्जाइटी है वो नहीं रहता, उनका जो 50% है वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से लमसम जो मैनेजमेंट है इसमें यह देखा गया है कि बहुत बार क्या होता है ना कि वो पैसा जो है फैमिली इवेंट पे या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट लोग कर देते हैं हाई रिस्क, या लोन दे देते हैं जो रिकवर नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि यूपीएस का जो लिमिटेड लमसम है इन सब चीजों से बचता है, यानी कोई व्यक्ति को वो गलत ना करे इससे भी रोकता है आपका यूपीएस। यानी आप अपना पैसा मिला और कहीं खर्च कर दिए उस पर उस जानबूझ के या अनजाने में, उससे भी आपको रोकता है। यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो फाइनेंशियल डिसीजन है उससे भी आपको यूपीएस रोकता है, ठीक है। तो ये है। तीसरा है लो सबर्सन इन पेंशन स्कीम। इसमें यह कहा जाता है कि आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर 40 लाख रुपए का जो है तो नुकसान होता है, आप कह सकते हैं, आप उस स्थिति में मान के चलिए कि मार्केट में क्राइसिस है, तो उसका दुख ज्यादा लगता है कि बशर्ते कि 80 लाख अगर मार्केट अप रहता तो उनको फायदा होता। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो है आपको कहा जाता। तो ये आपका जो है ऐसे केस में जो है अपना कह सकते हैं कि यूपीएस प्रीफर किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइडेंस एंड डिफॉल्ट लॉस, इसमें होता क्या है कि जितना भी एनपीएस सब्सक्राइबर होते हैं या तो ज्यादातर डिफॉल्ट एलोकेशन या ज्यादातर उनको जानकारी नहीं रहता है, तो उसके कारण वो जितना मार्केट से एडवांटेज लेना चाहिए, जिस हिसाब से फंड मैनेज करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। यहां पर क्या है, यूपीएस में उनको फाइनेंशियल एजुकेशन या प्रोफेशनल एडवाइस का जरूरत नहीं है, उनको 50% बेसिक का मिलते रहेगा। जबकि यहां पर क्या है, हमेशा देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा में मार्केट में अच्छा है तो किसमें हम इन्वेस्ट करें नहीं करें, ये सारा चीज जो है डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं
कि जैसे हम जब शुरू में, क्योंकि हम खुद से उसको सेलेक्ट करके अपना लगाते हैं, तो शुरुआत में जब मार्केट अच्छा था तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अभी अभी लेकिन मार्केट डाउन है तो हमको जो है विथ पेशेंस वेट भी करना पड़ रहा या चेंज करना पड़ रहा। तो ये जो है ये फाइनेंशियल जो आपका कह सकते हैं एजुकेशन आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपको खुद नहीं है तो इस केस में जो है आपके लिए बेहतर जो है यूपीएस हो सकता है। ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल पेंशन सिस्टम में जो है अभी तक पूरे वर्ल्ड में जो पेंशन स्कीम है उसके जो सर्टेन है, देखिए यूनाइटेड स्टेट जो है वहां पर भी शुरुआत में जो है एनपीएस जैसा था, लेकिन जो है यह देखा गया कि वह सेफ नहीं रहता, तो वहां पर भी जो है सोशल सिक्योरिटी का जो है अलग से जो है गारंटीड सोशल सिक्योरिटी का जो है प्रावधान किया गया। उसी तरीके से यूके में भी जो है आपका मार्केट लेड जो था उसके अलावा जो है आपका कह सकते हैं कि उसमें आप कह सकते हैं कि जो बेनिफिट होता था वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता था। ऊपर के डिस्कशन से उतना आप समझ ही गए होंगे। और बहुत बार जो है लो अर्नर्स को वो कह सकते हैं जो राशि मिलता था वो पर्याप्त रहता था, उसको लेके भी जो है यहाँ पर गारंटीड जो पेंशन एलिमेंट्स है उसको इंक्लूड किया गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है सुपर एन्युएशन, यहाँ जैसे इंडिया में क्या है कि 40% जो राशि आपका लमसम है उसका आपको परचेज करना है, मैंडेटरी है। ऑस्ट्रेलिया में उसको फ्री कर दे कि आपका कॉर्पस है, आप उसको पूरा आपका जो है राशि मिल जाता है। तो ये यहाँ पर सुपर एन्युएशन का कंसेप्ट है, ठीक है। इंडिया में आप देखें कि दोनों का मिला के हाइब्रिड कंसेप्ट है। तो ये जो है हम लोग डिस्कशन जो है अभी तक हम लोग किए। अब एक्सपर्ट का जो है रिकमेंडेशन और फाइनल वर्डिक्ट क्या है। इतना सारे डिस्कशन के बाद आदमी को लगेगा कि हम क्या करें, कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है ऊपर का जो जितना भी हम लोग डिस्कशन किए उसके आधार पर जो है आप जो है सर्टेन जो रिकमेंडेड जो एक्सपर्ट्स के द्वारा है वो हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं। बाकी फाइनल कॉल आपका रहेगा। सपोज किया कि कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है, 25 साल से ऊपर का अगर जो है सर्विस है, रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनके लिए जो है यूपीएस बेहतर है। एडवांटेज आप समझ गए, रीजन आप समझ सकते हैं खुद ही। सेंट्रल गवर्नमेंट है, फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी उनको खुद से पता है मार्केट कैसे काम करता है, किस समय किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेवा जो है कम समय के लिए 15 साल का है, 12 साल नौकरी है, तो उनके लिए एनपीएस बेहतर है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी सिर्फ एनपीएस है ही, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के वाले के पास, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में है, हायर इनकम में है, तो उनके लिए बेहतर जो है एनपीएस है, ठीक है। तो ये क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट वगैरह अच्छा मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में है, मोडेस्ट इनकम है, तो उनके लिए जो है एनपीएस प्लस पीपीएफ का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर रहेगा, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है तो उनके लिए एनपीएस प्लस सीनियर सिटीजन स्कीम प्लस म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अब जो है अगर 5 साल के अंदर रिटायर होने वाला है तो यूपीएस बेहतर रहेगा, क्योंकि जो है मार्केट का रिस्क उनको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनका बहुत कम हो जाएगा। कोई यंग एम्प्लॉय है जिनको कि 25 से 30 साल में है, अगर आप कैलकुलेशन ऊपर का आप देखे होंगे तो उससे ही आपको लगेगा कि एनपीएस बेहतर है, उनके लिए एनपीएस बेहतर है, क्योंकि 35 ईयर्स का कंपाउंडिंग में जो अमाउंट है वो ठीक ठाक हो जाता है। एम्प्लॉय जो जिन पर डिपेंडेंट बहुत है, ठीक है, तो उनको यूपीएस, क्योंकि उनको फैमिली पेंशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से एम्प्लॉय जिनके कोई डिपेंडेंट नहीं है तो उनके लिए एनपीएस, ठीक है, क्योंकि उनको पेंशन नहीं चाहिए, उनको कॉर्पस चाहिए, तो एनपीएस, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगा। फाइनेंशियली डिसिप्लिन अगर इन्वेस्टर है तो एनपीएस प्लस सीनियर सिटीजन का जो स्कीम है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमको बताया कि कैसे 2 से 2.5 गुना हो सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो। लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी है तो आप यूपीएस क्योंकि कुछ प्लान नहीं करना, आपको 50% जो है मिलता रहेगा। तो ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, मेरा किसी भी प्रकार का कोई इसमें इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है मेरा नहीं है। सारे तथ्यों को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह डिस्कशन जो है आपको हेल्प करेगा। आपको जो है इन चीजों का रिसर्च समरी जो है ये हम लोग सारी बातों को जो वीडियो है उसके एंड में जो है इसको हम शेयर भी करेंगे, इस पे जो पीडीएफ है, ताकि आप इसका लाभ अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट के बाद आपको जरूर सारी बातों की जानकारी हो गई होगी, किसमें पोर्टेबिलिटी है, किसमें कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है, किसमें मार्केट में इन्वेस्ट होगा, क्या रिस्क है, आप किस एज में जॉब ज्वाइन किए हैं तब आपके पास क्या बेहतर है। सारी चीजों को एक एक फैक्टर्स को बहुत ही डिटेल तरीके से हम डिस्कस किए हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे
तो ऐसा कोई एंगल हम नहीं छोड़े हैं जिस ताकि आपका कोई कंफ्यूजन है। तब भी किसी को अगर कोई डाउट रहेगा इससे संबंधित पर्सनल कैपेसिटी में, तो आप जरूर कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए। जितना मेरा फाइनेंशियल नॉलेज है, अगर आपको हेल्प हो सकेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए, और खुद भी एक बेहतर इन्फॉर्म, बेहतर फाइनेंशियली आप कह सकते हैं नॉलेज वाले व्यक्ति बनिए, बेहतर डिसीजन लीजिए खुद से। और तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद लॉन्ग वीडियो को सुनने के लिए। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल से जुड़े हुए रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।